अच्छा जी, तो हमारा कल हो गया था कंप्लीट सारा का सारा इसका जितना भी स्ट्रक्चर है, कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर उनके क्या फंक्शंस हैं, वो सारा हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज अब हम लोगों ने इसका प्रॉपर जिस तरह से यूरिन फॉर्मेशन का सारा मैकेनिज्म है कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है, फिर किस तरह से उसकी एक्सक्रीशन होती है बॉडी से, उसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। यहाँ पे देखें, इन्होंने तीन इसके स्टेप्स बताए हुए हैं। मैं आपको ये जो फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को जुबानी बताती हूँ इसका पूरा जो प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाओगे और हम इसको पढ़ेंगे डायग्राम से। ये हमारे पास डायग्राम है नेफ्रॉन की। ठीक है, और हम सबसे पहले पढ़ने लगे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि हमारे पास नेफ्रॉन जो है उसके स्ट्रक्चर में बेसिक तीन चार स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक आते हैं। एक तो हमारे पास ये बाउमन्स कैप्सूल है। बच्चे जहां से आप लोगों को समझ ना आए वहीं से आप लोग मुझे रोक के पूछ सकते हो। ठीक है, ये बाउमन्स कैप्सूल है और इसके अंदर हमारे पास कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया, ये दोनों मिलके हमारे पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, और बिल्कुल लास्ट पे कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एज अ नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, लेकिन हम इसको जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो अपना जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि उन्होंने एक्सक्रीट करना होता है, वो सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में फेंक देते हैं। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फर्दर उसको यूरेटर तक ले जाती है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्लड है, बेसिकली हम फिल्ट्रेशन क्या करने लगे हैं, नेफ्रॉन जो है ना वो फिल्ट्रेशन करता है। यानी कि ब्लड जो है हमारा, उसके अंदर से उसने नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल देना है, सेपरेट कर देना है, और जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे और सल्यूट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है, तो उनको सेपरेट अलग अलग कर देता है। ठीक है, जहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट वो देखता है तो उसको ये लगता है कि जो नेफ्रॉन है ना उसने उसको सेपरेट कर देना है, और फिर फर्दर वो बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जो कि जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है या फिर जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो उनको बॉडी में रखने की बजाय वो ये फैसला करता है कि इसको बॉडी से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है किडनी का बेसिक यूनिट, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देती हूँ कि फिल्ट्रेशन कैसे होती है बेसिकली। ठीक है, ये पहला स्टेप है हमारे पास। जो इसका मैकेनिज्म है ना पूरा यूरिन फॉर्मेशन का, इसमें तीन स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप हमारे पास होता है फिल्ट्रेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। फिर दूसरा स्टेप हमारे पास होता है रीएब्जॉर्प्शन का, और तीसरा स्टेप हमारे पास सिक्रीशंस का होता है। ठीक है, आप लोग इसको साथ साथ अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन करते जाओ ताकि आप लोगों को मैकेनिज्म जो है वो पूरा का पूरा अपनी वर्डिंग में भी पता हो। ठीक है, जैसे आप लोगों को जैसे जैसे समझ आती जाए वैसे वैसे उसको नोट करते जाओ। अब सबसे पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ने लगे। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये होती है हमारे पास अफेरेंट आर्टरियोल, जो कि बॉडी से ब्लड लेकर आएगी यहाँ पे। ठीक है, यानी हमारी जो किडनी में ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, नेफ्रॉन के अंदर। अफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा नेफ्रॉन के इसके अंदर, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, आप लोगों को पिक्चर नजर आ रही है ना, ये वाली जो अफरेंट आर्टरियोल है, यहां से ब्लड एंटर होगा बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और ये है इफेरेंट आर्टरियोल। ये दोनों आर्टरियोल जो है ना ये पासिंग का काम करती हैं। ठीक है, जो अफेरेंट आर्टरियोल होता है, ये भी आप लोगों ने बातें साथ साथ नोट करते जाना है। अफेरेंट आर्टरियोल जो है ना वो इफेरेंट से थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्जर इन साइज। ठीक है, अफेरेंट ए से जो है वो इफेरेंट से थोड़ी सी बड़ी होती है, उसका साइज ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि विड्थ मोटी होती है ज्यादा, यानी कि वो बिगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको उनको भी पास करवा सकती है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ब्लड जो है वो अफेरेंट से आया अंदर, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आ गया। ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस है जिसके अंदर कैपिलरीज होती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ना, बहुत सारी कैपिलरीज हैं, इनके अंदर आ गया ब्लड। ठीक है, अब ऐसा है कि जब वो अंदर आया ना तो इसका हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो गया।
जब ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ आया है ना, तो यहाँ जब अंदर ग्लोमेरुलस तक पहुंचेगा ना, तो ग्लोमेरुलस के अंदर उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ना यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर से फिल्ट्रेशन होगी, किस किस चीज की, वाटर की फिल्ट्रेशन हो जाएगी, और बहुत सारे और सल्यूट्स के अंदर बहुत कुछ आता है, जैसे आयंस आते हैं, अमाइनो एसिड्स हो गए, मेटाबॉलिक वेस्ट्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें फिल्ट्रेट हो गई। लेकिन इन सबसे जो बड़ी चीजें थी ना, जैसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल अगर आ गया था, तो वो यहीं पे रह जाएगा, वो आगे पास नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर ब्लड आया है, ठीक है, यहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल के अंदर गया है, ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड पहुंचा है ना, तो ग्लोमेरुलस के अंदर उसे पता चला कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था वो तो बहुत ज्यादा है। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से और जो इसकी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ब्लड है उसमें से फिल्ट्रेशन हो गई है। फिल्ट्रेशन किस किस चीज की हुई है, वाटर की और बहुत सारे और सल्यूट्स की। सल्यूट्स में क्या कुछ आता है, आयंस आते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस भी हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, फिर मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह, जितने भी जो कुछ भी उसमें से पास कर सकता था वो सारा फिल्ट्रेट हो गया, और ये हमारे पास आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये जितना भी प्रोसेस, जितनी भी चीजें उसने ब्लड में से निकाल ली ना, ग्लोमेरुलस के अंदर जितनी भी चीजें निकल आई, उसको हमने कह दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी कि ये चीजें हमारे पास वो हैं जो आगे पास करेंगी कहाँ से, इफेरेंट आर्टरियोल से। ठीक हो गया। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना, उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो फिल्ट्रेट का वॉल्यूम होता है ना, जो कि फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात खत्म होगी। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो तकरीबन इतना होता है कि एक दिन में जो वुमेन और मेल होता है ना उनमें डिफरेंट है। वुमेन में 150 लीटर्स पर डे प्रोड्यूस होता है, सिर्फ फिल्ट्रेट की बात कर रही हूँ अभी, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये फिल्ट्रेट वुमेन में प्रोड्यूस होता है 150 लीटर्स पर डे, और मेल में प्रोड्यूस होता है 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, लेकिन आप इतना अंदाजा लगाएं कि ये जो फिल्ट्रेट है ना, इसके अंदर से सिर्फ 1% यूरिन बनेगा और बाकी 99% रीअब्सॉर्ब होकर वापस ब्लड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखें बिलफर्ज, हमारी अगर नेफ्रॉन 150 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो सारा का सारा फिल्ट्रेट अगर उसमें हम नाइट्रोजन वेस्ट में फेंक दे, कलेक्टिंग डक्ट से वो एक्सक्रीट हो जाए, तो हमारे अंदर तो कुछ भी ना बचे, कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो इसलिए नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली किस लिए बनाया है, ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो चीजों की। रीअब्जॉर्प्शन होने का मतलब है कि वो जो चीजें हैं वो बार बार रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में डाली जाए, उनके अंदर से जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ना किसी तरह एक्सट्रैक्ट करके हम ब्लड में वापस डाल दें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जितने भी कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई है? यस मैम। ये हमने पढ़ लिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट करके बताया, आपने अब ये जैसे जैसे मैंने बताया ना उसको नोट कर लेना है, और आप चाहे बेशक यहाँ से नहीं पढ़े, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैंने पढ़ के देखा था, तो आप लोग इसको सिंपली इतना इतना कर लें। ठीक है, जितना मैंने बताया ना उसको नोट डाउन करके सिर्फ वो कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गई, खत्म हो गई बात, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आ गई हमारे पास। अब आगे हमारे पास दूसरा स्टेप जो था ना यूरिन फॉर्मेशन का, वो क्या था, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन होना है। अब उन्होंने कहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होना है, देखें, यहाँ से यहाँ पे फिल्ट्रेट बन गया था, फिल्ट्रेट कहाँ पे पास हुआ है, इफेरेंट आर्टरियोल से फर्दर आगे चला गया। ठीक है, इफेरेंट आर्टरियोल से वो कहाँ पे गया है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, प्रोक्सिमल से फिर आगे लूप ऑफ हेनले में जाएगा, फिर आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर फिल्ट्रेट जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, उसमें से सिर्फ 1% यूरिन बनेगा, 99% क्या बनेगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वापस चला जाएगा ब्लड में। ठीक है, क्योंकि हम हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतना ज्यादा फिल्ट्रेट या इतना ज्यादा जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट कर दे। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए जरूरी होता है कि वो रीअब्सॉर्प्शन बार बार करे, ताकि ब्लड में वो चीजें वापस आ जाए। हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है।
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर वो वही बात करें कि 99% जो फिल्ट्रेट है ना उसको हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब रीअब्जॉर्ब करने के दो प्रोसेसेस हैं। किस किस तरह रीअब्जॉर्ब हो सकता है, या तो उस उनकी जो आयंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जैसे वाटर भी है, आयंस भी हैं, जो है अमाइनो एसिड्स भी हैं, ग्लूकोज भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं, उन सब वो सब चीजें कलेक्टिवली हम उसको फिल्ट्रेट कह रहे हैं। अब उस फिल्ट्रेट को हम रीअब्जॉर्ब करने लगे हैं। दो प्रोसेसेस हैं, एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर हमें एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती, यानी कि वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये एक आसान सी बात है, ठीक है। और इसको हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। अगर वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, और वाटर की ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है वाटर, तो उसको हम ऑस्मोसिस कह देते हैं। ऑस्मोसिस जो होती है टर्म, ये स्पेसिफाइड है वाटर के लिए, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो हम और सब्सटेंसेस के लिए भी कह लेते हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। दूसरा प्रोसेस हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मैं आपको वो प्रोसेस बता रही हूँ जिन प्रोसेसेस को यूज करते हुए रीअब्जॉर्प्शन होनी है बहुत सारी और सब्सटेंसेस की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पंप है जिसके नीचे से आपको ऊपर पानी लेकर जाना है, यानी कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर है ना, एनर्जी बाय यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स। आप लोगों को एटीपी मॉलिक्यूल्स का तो पता होगा ना कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि रेनल ट्यूब्यूल, जैसे कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, एफरेंट आर्टेरियोल के बिल्कुल बाद प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आई ना, उसके अंदर फिल्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। अब फिल्ट्रेट जब वहां पे जा रहा है तो क्या होगा, वो जो फिल्ट्रेट है वो किस चीज से कांटेक्ट करेगा, ब्लड से, जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर था, ठीक है। ब्लड अलग चीज है, फिल्ट्रेट अलग चीज है। हमने फिल्ट्रेट को ब्लड से निकाला है। अब वो क्या करेगा, जब फिल्ट्रेट बन जाएगा ना, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के साथ जा रहा है, उसके साथ साथ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी जा रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें जो रेनल ट्यूब्यूल है हमारे पास, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसके अंदर फिल्ट्रेट पड़ा है और कैपिलरीज के अंदर ब्लड पड़ा है। वो आपस में जब पैरेलल सामने आमने सामने होंगे तो क्या होगा कि उनके दरमियान एक्सचेंज होगी चीजों की। जो ब्लड को चाहिए वो ब्लड को मिल जाएगा, जो फिल्ट्रेट को चाहिए वो फिल्ट्रेट को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वहां पे थ्रेशोल्ड ज्यादा है और रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज की होगी, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि फिल्ट्रेट से निकल के उसने ब्लड में चले जाना है, रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाना है, ठीक है। और किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, यूरिक एसिड और यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड कम था, ठीक है, और वो फिल्ट्रेट के साथ साथ ही मूव कर रहे हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम आयंस है, इन सब की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने क्या पढ़ा, जिसके अंदर हमें एटीपी रिक्वायर है, जिसके अंदर हमने एनर्जी को यूज करते हुए फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन करनी है, ठीक है। उसके बाद फर्दर इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ऑस्मोसिस, जैसे कि वो स्पेसिफाइड है वाटर के लिए, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी ऑस्मोसिस के जरिए। किस किस चीज के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर और डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब हमने कौन सा वाला पढ़ा था, जिसकी लेंथ जो है वो कम, सॉरी जिसकी विड्थ जो है वो कम है ना, यही पढ़ा था ना हमने जब हमने लूप ऑफ हेनले पढ़ा है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है उसकी जो विड्थ है वो कम होती है, असेंडिंग की ज्यादा होती है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में जिस एक चीज में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही वो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये मैं आपको यहां से भी दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास, ये असेंडिंग लिम्ब है और ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में हो रही है, ये वाली जो है प्रोक्सिमल में हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक काम हो रहा है कि जो सोडियम आयंस है ना वो इस ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहे हैं, ठीक है। वो क्यों आ रहे हैं, ताकि जो यूरिन प्रोड्यूस होना है ना उसको डाइल्यूट किया जा सके। वो तब डाइल्यूट हो सकता है अगर उसमें से जो पॉजिटिव आयंस है वो हम निकाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला, जो असेंडिंग लिम्ब है ना, ये वाला जो लिम्ब है, यहाँ से सोडियम आयंस बाहर आ रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर,
और बाकी जितना भी कुछ है वो फर्दर मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। इतनी बात समझ आ गई? ये सारी रीअब्जॉर्प्शन हो गई हैं। ठीक है, हमने लूप ऑफ हेनले तक रीअब्जॉर्ब कर लिया सारा कुछ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी रीअब्जॉर्प्शन हो गई। फाइनल स्टेप ये है कि यूरिन बना कैसे, बेसिकली यूरिन है क्या चीज। ठीक है, अब वो आगे ये बताएंगे कि जो यूरिन की जो थी ना प्रोडक्शन या फिर उसकी जो कलेक्टिंग है वो कहाँ पे होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फर्दर जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उनकी सारी जितने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहाँ पे ओपन हो रही होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। और फिर वो जो जितना भी यूरिन होता है उसकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सारा का सारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फर्दर उसको पास कहाँ पे करा देती है, यूरेटर के अंदर। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये पढ़े हैं कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक क्या हुआ था, मतलब ऐसा क्या हुआ था कि यूरिन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जब ट्यूबुलर फ्लो होता है, जो फिल्ट्रेट था जितना भी उसमें से आ रहा था, पीछे उन्होंने सारी रीअब्जॉर्प्शन कर दी, ब्लड को जो चीजें चाहिए थी वो उसको वापस कर दी, यानी कि ग्लूकोज हो गया, माइनस स्विच हो गया, जिनको हम रिलीज नहीं कर सकते ना, हम उनको एक्सक्रीट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए यूजफुल है, वो ब्लड में डाल दिया। और ब्लड से जितनी भी चीजें थी, जैसे यूरिया था, यूरिक एसिड था, जिसको हमने एक्सक्रीट करना है, वो सारा का सारा फिल्ट्रेट में आ गया। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट है ये किसमें से पास करा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वो कह रहे हैं कौन कौन सी चीजें हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड सच एज यूरिक एसिड, हाइप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये जो पॉजिटिव ये पोटेशियम आयंस जो है, और हाइड्रोजन आयंस जो है। ठीक है, अब यहाँ पे वो दोबारा वही बात कह रहे हैं कि वो ब्लड से रिलीज होके वो कहाँ पे जाएंगे, फ्लूइड में, जो कि क्या है, फिल्ट्रेट है। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम आयंस हैं जो कि हमें चाहिए, वो यूरिन से मूव करेंगे और ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? वही काम दोबारा हुआ कि ब्लड से हमने क्या कुछ ले लिया, जो चीजें हमें नहीं चाहिए थी, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, अमोनिया हो गया, और भी जो जो भी आयंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, वो सारे ब्लड से लेकर हमने कहाँ पे फेंक दिए, यूरिन के अंदर। यूरिन जब फाइनल बन गया ना, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हुई है। और रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम आयंस जो थे वो उन्होंने यूरिन से मूव करवा दिए ब्लड के अंदर, हमारे काम के थे ना, तो वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए। ठीक है, वाटर यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्ब और स्क्रीट होता है। और उसके बाद जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो फाइनल चीज थी ना जो कि हम लोगों ने एक्सक्रीट करनी है, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पास कहाँ पे करेगी, कलेक्टिंग डक्ट्स में चली जाएगी, और कलेक्टिंग डक्ट से आगे फर्दर कहाँ पे चली जाएगी, यूरेटर में चली जाएगी। ये इसका पूरा प्रोसेस था यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है उसका। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, ये अगर तो बॉडी डिहाइड्रेटेड है, यानी कि अगर हम लोगों ने कम पानी पिया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा गर्मी, शदीद गर्मी पड़ी है, तो हमारी बॉडी को जो है ना रेगुलेट करने के लिए, ये हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं ना, हमने ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी क्या करेगी, नेफ्रॉन जो होता है ना उसके अंदर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर देगी। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जितना वाटर रीएब्जॉर्ब होगा उतना वाटर ब्लड के अंदर जाएगा, और कम से कम वाटर यूरिन के अंदर जाएगा। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर रही कि हम वाटर को मजीद रिलीज करें या एक्सक्रीट करें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हुई है ना। तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो वाटर को कम रीएब्जॉर्ब करेगी। जब कम रीएब्जॉर्ब करेगी तो इसका मतलब यूरिन किस तरह का बनेगा, कंसंट्रेटेड होगा ना। अगर उसमें यूरिन में पानी ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो डाइल्यूटेड है, अगर कम पानी होगा तो इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड है। अगर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में हमारी बॉडी रीएब्जॉर्प्शन करिए तो हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अगर हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड नहीं है, तो नॉर्मल रूटीन में जिस तरह से हम ऐसे पानी पीते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी, तो हमारी बॉडी जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगी एज कंपेयर टू तब जब डिहाइड्रेशन थी। ठीक है, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जब कम होगी तो इसका मतलब हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये वाली जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर लिखी हुई है कि यूरिन यहाँ पे वो सारी बातें बताई हुई है कि यूरिन जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। कि एक तो जैसे देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमारे जो दो होते हैं ना सिचुएशन, एक डायरिया होता है, एक कॉन्स्टिपेशन होती है।
ये बेसिकली ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा वाटर किस तरह का है, ठीक है, उसकी इनटेक क्या है, डाइट क्या है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, हमारा मेंटल स्टेट, ये सारी चीजें ये कंट्रोल करती हैं यूरिन की प्रोडक्शन को, उसकी फॉर्मेशन को। ठीक है। अच्छा, एक दिन में हमारा जो यूरिन है वो कितना प्रोड्यूस हो जाता है, 1.2 टू 1.5 लीटर्स। अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, वुमेन में कितना फिल्ट्रेट रिलीज होता है, 150 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है। अब सोचे 150 में से सिर्फ 1.2 जो है वो यूरिन बना है, बाकी सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो गया। ठीक है। इसी तरह मेल में अगर 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें से सिर्फ 1.2 टू 1.5 लीटर्स जो है वो यूरिन बन रहा है, बाकी सारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है। आगे उन्होंने यूरिन के थोड़ा सा बताया हुआ है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, एक्वस फ्लूइड है, ये सारी बातें हमें पहले भी पता है। तीन उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि यूरिन किस किस तरह का प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया। आइसोटोनिक यूरिन का मतलब होता है यूरिन के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है ना, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन के इक्वल है। यूरिन के अंदर जितना वाटर था उतना ही वाटर ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी है, नेफ्रॉन के अंदर ना, उसको हम कह देते हैं आइसोटोनिक यूरिन था। हाइपोटोनिक यूरिन का मतलब है कि जो यूरिन है ना उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, यानी कि डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस नहीं है ना। अगर तो डिहाइड्रेशन होती तो इसका मतलब क्या होता कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती। लेकिन हाइपोटोनिक यूरिन में क्या कह रहे हैं वो, यूरिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, इसका उल्ट हो जाता है हाइपोटोनिक का, कि जो यूरिन के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा के वाटर की कंसंट्रेशन से कम है, ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा हो गया। ये वाली हाइपरटोनिक जो यूरिन होता है ना हमारा, वो डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। सबको समझ आ गई यहाँ तक? हमने आज पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सब बच्चों को समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम आ गई। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ना वो आपने वही वाली कर लेनी है जो जुबानी कलामी जिस तरह से मैंने आपको बताई है ना वैसे ही, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। बाकी जो कल एब्सेंट थे, कल कौन कौन एब्सेंट था, आई थिंक हुमैरा थी और मरियम। आप लोग कल वाला जो जी मैम मैं रिकॉर्डिंग, जी जी बेटे, जो कल वाली रिकॉर्डिंग थी ना वो आप लोग जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो सारा का सारा इससे रिलेटेड है। हम लोगों ने कल वाला ही कंटिन्यू किया है। कल हम लोगों ने नेफ्रॉन्स का सारा स्ट्रक्चर पढ़ा था, कि उसमें जितनी भी हमने आज चीजें पढ़ी है ना, ग्लोमेरुलस हो गया, बाउंस कैप्सूल है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उनके सारे अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ा था, उनके फंक्शंस पढ़े थे कि वो करते क्या क्या है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी वो सुन लेना है। ओके मैम। हाँ, ताकि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से इसका मैकेनिज्म जो है वो क्लियर हो जाए। पहले वो सुनना है, उसके बाद चाहे आप लोग आज वाली क्लास दोबारा रिकॉर्ड करके सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग जो मैं सेंड करूंगी ना उसको दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है। सबको समझ आ गई है? यस मैम आ गई आ गई। ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली कि आज का हमारा जो ये ऑस्मो रेगुलेशन का था ना ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फिजियोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हैं, हमारे दिन जो है उनके हिसाब से। वाइल्ड लाइफ का हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो फिजियोलॉजी है ना वो हम लोग, मैं कोशिश करूंगी डाइजेशन वाला जो है, और ये जो थर्मो रेगुलेशन है, हमने टेम्परेचर से रिलेटेड जो रेगुलेशन पढ़नी है ना वो सारी मैं एक एक दिन में आपको कंप्लीट करा दूं। और उसके बाद हार्ट और वो थोड़ा रिसेप्टर्स वगैरह कराया जाता है, वो फिर हम दो दो दिन में कर लेंगे। आप लोगों की डेट शीट आ गई है? देखिए आप लोगों ने। यस यस मैम। मैम आ गई। 8 से पेपर है ना? 10 से है हमारे पे, और फर्स्ट पेपर यही है। तो आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम्स होने हैं कि फिजिकल एग्जाम्स हैं? फिजिकल होना है।
अभी तो फिजिकल है, उसके बाद जो कोरोना की सूरत हाल उसमें नहीं पता क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। मैं आपको वाइल्ड लाइफ की क्लास के लिए दोबारा लिंक सेंड करती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आज वाला जितना भी है, अब आई डोंट नो, आप लोग मंडे को अगर टेस्ट दे लोगे तो ज्यादा बेहतर बात है। दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने आज टेस्ट रखा था, उन्होंने एक सब्जेक्ट का आज दे देना, उनका जितना भी पिछला है ना सारा, वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि अब तक जितना पढ़ा है आप लोगों ने, वो सारा एक दफा रिवाइज होके कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोग फिक्र से बैठ के एक दफा उसको सारा रिवाइज कर लो, तो वो आपका जी जी। एक दफा निकल जाए ना, कि उसकी टेंशन नहीं रहेगी ठीक फिर है। के वो भी रिवाइज करना है ये भी। तो मंडे को आप लोगों का इसका फिजियोलॉजी का टेस्ट होगा, ठीक है। इंशाल्लाह। आज तक हमने अभी तक जितना पढ़ा है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, वहां तक सारा, और टेस्ट इस तरह से कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट होने चाहिए। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, कोई डेफिनेशन है या मैम कोई भी। 60 क्वेश्चन। हाँ जी। मैम किस orally होगा, वर्क ऑरल, ऑरल, हाँ या जी। रिटन फॉर्म में होगा? नहीं नहीं, ऑरल। ओरल टेस्ट जैसे होगा। आप लोगों की ऐसे क्लास हो रही है ना, तो हाँ, मैं आप लोगों से ऐसे ही जी पूछूंगी क्वेश्चंस, कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या ठीक है। मतलब है, इस तरह से सबको अलग अलग मेंशन करके, हम्म, ठीक है। तो मंडे को आप लोगों का ठीक। इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा, अभी तक जितना पढ़ा है ना उसको सारा, ठीक है जी। ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ ना समझ आए तो आप लोग से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को लिंक ओके। दोबारा सेंड कर रही हूँ, फिर हम लोग वाइल्ड लाइफ का इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं।